तो नमस्ते दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत लोगों ने मुझसे PDF भी लिए हैं, तो थैंक यू सो मच। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का अध्याय या पाठ या चैप्टर 9 रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या देखेंगे? सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो उसमें पहला है CH3OH का अणु भार होता है। तो CH3OH का अणु भार क्या होगा? CH3OH का अणु भार क्या होता है या क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 32 होता है। किसी भी यौगिक का अणु भार कैसे निकालते हैं वो मैं आगे आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्षारीय मूलक होते हैं A धनावेशित आयन, B या B ऋणावेशित आयन, C उदासीन परमाणु या D इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा A धनावेशित आयन। हमें पता है जो क्षारीय मूलक होते हैं वो क्या होते हैं? धनावेशित आयन होते हैं, और जो अम्लीय मूलक होते हैं वो क्या होते हैं? ऋणावेशित आयन होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। उसके बाद है हमारा तीसरा क्वेश्चन। जिन आयनों पर ऋण आवेश होते हैं वे होते हैं। तो A धनावेशित आयन होते हैं, B क्षारीय मूलक होते हैं, C अम्लीय मूलक होते हैं, D उदासीन मूलक होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा C अम्लीय मूलक। ठीक है, ऋणावेशित आयन आपका क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा, और धनावेशित आपका क्या होता है? क्षारीय मूलक होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है एवोगैड्रो संख्या का मान है A 6.022 गुणित 10⁻23, B 6.022 गुणित 10⁻22, C है 6.022 गुणित 10⁻24। उसके बाद हमारा D है 60.22 गुणित 10⁻23। तो हमारा आंसर हो जाएगा A 6.022 गुणित 10⁻23। ये बहुत ही ज़्यादा IMP है। ये क्या है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें भी यह बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद है 0 डिग्री सेल्सियस ताप व 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल गैस का आयतन होता है। तो कितना होता है? A 11.2 लीटर, B 22.4 लीटर, C 100 लीटर, D 33.8 लीटर। तो आप सभी बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर B। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उत्तर B। तो B कितना है? 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। उसके बाद हम देखेंगे B रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है खाली स्थान यौगिकों के लिए सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है। खाली स्थान यौगिकों के लिए इकाई द्रव्यमान होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आयनिक। क्या हो जाएगा? आयनिक। ठीक है, उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। C12H22O11 का अणुभार खाली स्थान है। तो इसका अणुभार कितना हो जाता है? ग्लूकोज का 342 होता है। कितना होता है? 342 है। उसके बाद है PO3- फॉस्फेट आयन में तत्वों की संख्या खाली स्थान है।
तो तत्व की संख्या 2 है। कौन कौन से? फॉस्फेट और ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है और ऑक्सीजन है। तो तत्व की संख्या कितनी है? 2 है। उसके बाद है 1 मोल कार्बन में परमाणुओं की संख्या खाली स्थान होती है तो कितनी होती है? 6.022 गुणित 10⁻23 होती है। 1 मोल जल का भार खाली स्थान ग्राम होता है तो कितना होता है? 18 होता है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे उचित संबंध जोड़िए। तो पहला दिया है 1 मोल में अणुओं की संख्या। तो 1 मोल में अणुओं की संख्या क्या होगी? क्या होगी? 1 मोल में अणुओं की संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग पढ़े हैं, 1 मोल अणुओं की संख्या हमारी क्या हो जाएगी? ई। कितने हो जाएगी? ई 6 पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है। 5वां का डी होगा। ठीक है। 1 मोल अणुओं की संख्या कितनी हो जाती है? हम लोग ने पढ़ा 6.022 गुणित 10⁻23 हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद दूसरा अम्लीय मूलक है। तो अम्लीय मूलक कौन सा है? आपका सल्फेट आयन। आपका सल्फेट आयन क्या है? अम्लीय मूलक है। उसके बाद क्षारीय मूलक है। तो क्षारीय मूलक में आपका आ जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या क्षारीय मूलक है? क्यों है? क्योंकि उसमें धन आयन है। हमने अभी पढ़ा है कि धन आयन वाला जो आयन होते हैं वो क्षारीय मूलक होते हैं और जो ऋण आयन वाले होते हैं वो अम्लीय मूलक होते हैं। ठीक है। उसके बाद है 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का भार कितना होता है? तो हमें पता है 14 ग्राम होता है। कितना होता है? 14 ग्राम होता है। इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। ठीक है। मैं जो आंसर बता रही हूँ वही सही होगा। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड के 88 ग्रामों में मोलों की संख्या है। तो कितना मोल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मोल। कितना? 2 मोल है। ठीक है। मोलों की संख्या कितनी है? 2 है। अब देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। इसमें क्या है? अति लघुत्तरी प्रश्न में हम देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। क्या देखेंगे? अति लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। उसमें पहले हम देखेंगे प्रश्न 1, अम्लीय व क्षारीय मूलक कैसे प्राप्त होते हैं? अम्लीय व क्षारीय मूलक कैसे प्राप्त होते हैं? तो उत्तर है अम्लीय मूलक अम्ल से प्राप्त होने वाली ऋणावेशित आयन है तथा क्षारीय मूलक क्षार से प्राप्त होने वाले धनावेशित आयन है। ठीक है। हम अम्लीय व क्षारीय मूलक कैसे पता करेंगे? अगर किसी तत्व में क्या है या किसी आयन में ऋणावेशित आयन है तो वह आपका क्या हो जाएगा? कौन सा मूलक हो जाएगा? अम्लीय मूलक। और किसी में क्या धनावेशित आयन है तो वो आपका क्या हो जाएगा? क्षार मूलक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है बहुपरमाणुक आयन किसे कहते हैं? हमारा प्रश्न 2 है बहुपरमाणुक आयन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है बहुपरमाणुक आयन परमाणुओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिन पर कुल आवेश मौजूद हो। कुल आवेश मौजूद हो। जैसे कि उदाहरण है CO3 2- कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट आयन, अमोनिया आयन। ठीक है। आदि। अब पढ़ते हैं प्रश्न 3, सूत्र इकाई द्रव्यमान किसे कहते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट के सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो देखते हैं। उत्तर है किसी आयनिक यौगिक के सूत्र में मौजूद सभी आयनों के भार को सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है? 24 होता है। कैसे? हमको पता है कि मैग्नीशियम का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 12 होता है तो उसका परमाणु भार कितना होता है? 24 होता है। ठीक है। ये आपका क्या होता है? परमाणु भार होता है। उसी प्रकार से हमें पता है सल्फर का परमाणु भार 32 होता है। क्यों? क्योंकि सल्फर का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 16 होता है तो इसका परमाणु भार कितना होगा? 32 होता है। ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है तो उसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 16 होगा। ठीक है। तो हम MgSO4 का सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर दिया हुआ है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक है। तो Mg दिया है
SO4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है मैग्नीशियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, अब प्लस करेंगे, हमें सल्फर का पता है, सल्फर का कितना होता है, तो हमें पता है सल्फर का 32 होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, हमें पता है ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी संख्या में दिया गया, 4 में, तो हम क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद। उसके बाद सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 120। तो यही क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र इकाई द्रव्यमान होगा। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न चौथा, किसी धातु के कार्बोनेट का सूत्र M2CO3 हो तो इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। जैसे कि कार्बोनेट की संयोजकता कितनी होती, 2 होती है, अतः स्पष्ट है कि धातु M की संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। पता है CO3 की संयोजकता 2 होते, तो स्पष्ट है कि धातु M की संयोजकता कितनी होगी, 1 है। नाइट्रोट की संयोजकता 1 होती है, अतः धातु के नाइट्रोट का सूत्र क्या होगा, MnO3 होगा। ठीक है, उसके बाद है पांचवा, यदि एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र Al2 ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट के बाहर है 3 एल्यूमिनियम सल्फेट हो तो एल्यूमिनियम पर कितना आवेश होगा और जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होगा। तो सूत्र है एल्यूमिनियम सल्फेट से स्पष्ट है कि एल्यूमिनियम पर कितने आवेश है, 3 आवेश है, धन आवेश होगा। उक्त सूत्र से यह स्पष्ट है कि सल्फेट की संयोजकता कितनी है, 2 है। चूँकि जिंक की संयोजकता भी क्या होती है, 2 होती है, अतः जिंक सल्फेट का सूत्र JnSO4 होगा। ठीक है, जिंक सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा, JnSO4 होगा। प्रश्न छठवां है, यदि कार्बन का परमाणु भार 12 म्यू है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार क्या होगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 म्यू होता है, आपको पता है उसका परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8 होता है, लेकिन परमाणु भार 16 होता है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार, तो हमें पता है कि जो कार्बन की परमाणु क्रमांक कितना होती है, 6 है, जो यहाँ पर 12 दिया है ये क्या है, कार्बन का परमाणु भार है। धन करेंगे 16 कहाँ से आया, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होगा, और कितनी बार कितनी संख्या में है ऑक्सीजन, 2 संख्या में, तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। जब हम इन सभी को जोड़ेंगे 12 धन 16 दूनी 32 होगा, तो 12 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 म्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न सातवां। प्रश्न सातवां में है, यदि नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 म्यू है तो अमोनिया का अणु भार क्या होगा। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 म्यू है, आपको पता है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 7 होता है तो उसका परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है। अतः अमोनियम NH3 का अणु भार, तो हमें पता है नाइट्रोजन का जो अणु भार होता है वो 14 होता है। फिर धन करेंगे, हाइड्रोजन का हमें पता है अणु भार कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी संख्या में दिए, 3 संख्या में, तो 1 गुणित कितना करेंगे, 3 करेंगे, तो हम सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 17 आ जाएगा। ठीक है, तो अमोनिया का अणु भार कितना होगा, 17 होगा। प्रश्न आठवां है, हाइड्रोजन के अणु भार की गणना कीजिए। तो हाइड्रोजन अणु का अणु भार 2 गुणित 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और उसका अणु भार भी 1 होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी बार दी है, 2 है, 2 बार दी है, तो 2 गुणित क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न एक आयन X है जिस पर 2 धन आवेश हैं। ठीक है, एक आयन है उस पर कितने धन आवेश है, धन 2, मतलब 2 धन आवेश हैं। इसके नाइट्रेट, सल्फेट और फॉस्फेट के सूत्र लिखे। तो नाइट्रेट की संयोजकता 1 है। ठीक है, NO3 माइनस आपको पता है 1 है, अतः आयन X के नाइट्रेट का सूत्र XNO3 2 माइनस हो जाएगा। 2 धन, यहाँ पर 2 धन आवेश है तो 2 हो जाएगी। सल्फेट की संयोजकता कितनी है, 2 है, अतः X के सल्फेट का सूत्र XSO4 होगा। फास्फोट की संयोजकता कितनी है, 3 है, अतः X के फास्फोट का सूत्र X3PO4 और ब्रैकेट में बंद हो जाएगा तो 2 होगा। ठीक है, निम्नलिखित में मोलों की संख्या की गणना कीजिए। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन है और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उत्तर है ऑक्सीजन का अणु भार 32 है, यहाँ पर 32 हो जाएगा ऑक्सीजन का अणु भार। ठीक है, कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है और 16 को 2 बार गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, अतः 32 ग्राम ऑक्सीजन बराबर 1 मोल के तुल्य होते हैं। ठीक है, 12 ग्राम ऑक्सीजन देखते हैं,
12 ग्राम ऑक्सीजन। 12 ग्राम ऑक्सीजन बराबर 1/32 होगा, क्योंकि एक मूल के तुल्य है, ठीक है। गुणित क्या करेंगे, 12 करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। क्यों 12, अगर ये क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 3 आएगा और ये 8 आएगा। कितने बार में कटेगा, 4 तिया 12 और 4 8 32, तो आपको कितना आ जाएगा, 3/8, 3/8 मोल ऑक्सीजन आ जाएगा। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार 44 है, होता है कि नहीं होता है ना। वहाँ पर हम निकाले भी थे। क्यों, कार्बन का कितना होगा, 12 होगा, और 12 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 44 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार कितना है, 44 है। अतः 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो 22 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, CO2 बराबर 1/2, ठीक है। 1/2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न 3। निम्न आयनिक यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो देखते हैं, पहला है Na2O सोडियम ऑक्साइड, सेकेंड है मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा है कैल्शियम क्लोराइड, और चौथा है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। तो पहला हम देखते हैं, सोडियम का परमाणु भार 23 व ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है। अतः Na2O का सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो 23 को रखेंगे, लेकिन यहाँ पर सोडियम कितनी बार दिया है, 2, तो 23 गुणित 2, हमें पता है ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16, तो 23 दूनी 26 होता है, और 26 और 16 को जोड़ेंगे तो 62 आ जाएगा, ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड की इकाई सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। उसके बाद है मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 होता है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो उसका परमाणु भार 24 होगा। क्लोरीन का 35.5 होता है। अतः MgCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, 24। 24 कहाँ से है, सबसे पहले हम लिखेंगे जो सूत्र है MgCl2, ठीक है। तो MgCl2 पर हम क्या रखेंगे, सबका मान रखेंगे। जैसे कि MgCl2 है, तो MgCl2 पर ही क्या करेंगे, सभी का मान रखेंगे। तो Mg का कितना होता है, परमाणु भार 24 होता है, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे, हमें क्लोरीन का परमाणु भार कितना है, 35.5 है, और यहाँ कितना संख्या में दिया है क्लोरीन, 2 बार, तो हम 2 से गुणा कर देंगे। तो हम तीनों को सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 95 आएगा। कितना आएगा, 95 आएगा। तो यही क्या होता है, आपका सूत्र इकाई द्रव्यमान हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का। उसके बाद है थर्ड, कैल्शियम का परमाणु भार 40 है। अतः कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान, तो बराबर हो जाएगा, कैल्शियम का पहले लिखेंगे 40 हो जाएगा, और क्लोरीन यहाँ कितनी बार दिया है, 2 बार दिया है, ठीक है। तो हम गुणा करने के बाद सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 111। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन 16 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ एक ही बार दिया हुआ है। 40 धन 16 करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। इस प्रकार से आप सभी का क्या निकाल सकते हैं, सभी यौगिक का सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब है प्रश्न चौथा, मोल अवधारणा के आधार पर निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए, ठीक है। देखते हैं, का है कार्बन धन 1/2, ऑक्सीजन 2, एरो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है। उक्त अभिक्रिया में 1 मोल कार्बन तथा मोल ऑक्सीजन से क्रिया करके 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, 1 मोल कार्बन दिया हुआ है, ठीक है, और कितना दिया हुआ है, मोल ऑक्सीजन से क्रिया करके, 1 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। उसी प्रकार से 1/2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड 3 हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करके 1 एल्यूमिनियम क्लोराइड और 1.5 मोल क्या बना रहे हैं, जल बनाता है। उसके बाद है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, निम्न के अणु भार लिखिए। जैसे कि सेम वही है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। नाइट्रोजन देखो यहाँ पर सबसे अमोनिया का दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है,
14 है, वह हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अतः NH3 का अणु भार हमें ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, मैं पहला वाला बता रही हूँ। NH3 है तो हमें पता है नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक तो 7 होता है, लेकिन इसका अणु भार कितना होता है, 14। तो हम अणु भार को लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 14 प्लस हाइड्रोजन का अणु भार कितना होता है, 1 होता है। तो 1 करेंगे, कितनी बार दिया, 3 बार, तो 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 14 धन कितना हो जाए, 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि अमोनिया का जो अणु भार होता है वो कितना होगा, 17 होगा। ठीक है, सभी का वैसे ही करेंगे। फास्फोरस का परमाणु भार 31 व क्लोरीन का 35.5 है, अतः फास्फोरस क्लोराइड का अणु भार बराबर है 31 धन 35.5 गुणित 5 बराबर हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 208.5। ठीक है, तो फास्फोरस क्लोराइड का कितना आ जाएगा, अणु भार 208.5। उसके बाद है तीसरा, ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16, अतः H2O2 का अणु भार क्या होगा। तो हमें पता है 2 गुणित 1 हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन का है। ठीक है, और कितनी संख्या में दिया, 2 संख्या में, और 16 ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन 2 बार दिए गए हैं। तो 32 और 16 दूनी 32 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 धन 32, तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। H2O2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो 34 आ जाएगा आंसर। उसके बाद है चौथा, सल्फर का परमाणु भार 32 है, कितना है, 32 है, अतः एसिड का अणु भार ज्ञात करना है। तो 32 गुणित 8 करें तो कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। उसके बाद है क्लोरीन का परमाणु भार कितना है, 35.5 है। तो HCl का परमाणु भार 1 धन 35.5, तो कितना आ जाएगा, 36.5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न 2, निम्न के भार की गणना कीजिए। 5 मोल अमोनिया, 0.5 मोल जल के अणु, 1.50 मोल सोडियम आयन, 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु। चलिए देखते हैं। 1 मोल अमोनिया बराबर कितना हो जाएगा, 17 ग्राम अमोनिया। तो 5 मोल अमोनिया में कितना हो जाएगा, 5 गुणित 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 ग्राम अमोनिया आ जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा है 1 मोल जल बराबर 18 ग्राम जल। ठीक है, 1 मोल जल बराबर कितना हो जाएगा, 18 ग्राम जल हो जाएगा। तो 0.5 मोल जल बराबर कितना हो जाएगा, 9 ग्राम जल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है तीसरा, सोडियम का परमाणु भार 23 है, अतः 1.50 मोल सोडियम आयन बराबर 23 गुणित 1.5 बराबर कितना आ जाएगा, 34.5 ग्राम सोडियम आयन आ जाएगा। उसके बाद है थर्ड, सोडियम का परमाणु भार 23 है, तो अच्छा हमारा चौथा है 1 मोल ऑक्सीजन बराबर कितना है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है। कितना है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है। तो 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु बराबर 32 गुणित 0.2 बराबर कितना आ जाएगा, 6 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु आ जाएगा। ठीक है, हम देखेंगे प्रश्न 3, आड़ा तिरछा पद्धति से निम्न के सूत्र बनाएंगे। जैसे कि आयरन सल्फेट है, कॉपर नाइट्रेट है, सोडियम सल्फाइड है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया गया है कि सूत्र कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इसको। तो आयरन सल्फेट, तो आयरन का जो चिन्ह होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, एफ ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एफ ही। ठीक है, और सल्फेट का क्या होता है, SO4 होता है। ठीक है, हमें पता है एफ ई में कितना चार्ज होता है, 2+ होता है। ठीक है, SO4 में कितना होता है, 2- होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे। हम क्या करेंगे, ये तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करके हम सूत्र लिख सकते हैं कैसे, अब तिर्यक गुणा करने के बाद एफ ही 2 हो जाएगा। ठीक है, और SO4 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर से कट जाएगा ना भाई। यहाँ पर Fe2 था, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, FeS4 बनेगा। ये हमारा क्या बन गया, फार्मूला बन गया। ठीक है, FeSO4 आयरन सल्फेट। उसके बाद है कॉपर नाइट्रेट। तो हमको पता है ये कॉपर है, ठीक है, NO3 है। आप सभी पूछेंगे कि ये 2 और 1 कहाँ से आ रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि कॉपर में कितना चार्ज होता है, कॉपर में कितना होता है +2, और नाइट्रेट में माइनस होता है कि नहीं, -1। ठीक है, तो वही लिखेंगे, कॉपर में कितना चार्ज है 2 और नाइट्रेट में 1 चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा Cu1 और Cu कॉपर 1 और NO3 2 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, हम इसको CuNO3 या कॉपर नाइट्रेट भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से है सोडियम सल्फाइड। तो हमें पता है सोडियम में कितना चार्ज होता है, तो सोडियम में +2 चार्ज होता है। ठीक है, और सल्फर में सिर्फ 1 चार्ज होता है, माइनस। ठीक है, सोडियम में Na+, ठीक है, सल्फर में -2 होता है। तो ये दोनों का 2 लिख ली हूँ नीचे में। अब दोनों का क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, सोडियम सल्फाइड बनेगा। उसी प्रकार से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है और SiO3 पर 1 चार्ज होता है। ठीक है, तो दोनों का तिर्यक गुणा करने पर क्या होता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आपका बन जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न चौथा, निम्न आयनिक यौगिकों के सूत्र को आड़ा तिरछा पद्धति से बनाइए। अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। ये उसी प्रकार से है जो हमने ऊपर में अभी जो देखे हैं, उसी प्रकार से ये भी हैं सेम। ठीक है, आप सूत्र बना सकते हैं। तो हमारा पहला है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम का जो प्रतीक सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है, वो क्या होता है, अमोनिया होता है और क्लोरीन का Cl क्लोराइड। ठीक है, तो हमें पता है अमोनिया का 1 होता है और क्लोरीन का भी 1 होता है। तो तिर्यक गुणा कराने पर कितना आ जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, मतलब NH4Cl बनेगा। तो उसके बाद है मैग्नीशियम सल्फेट। तो हमें पता है मैग्नीशियम में कितना प्लस चार्ज होता है, क्या उसकी संयोजकता कितनी होती है, तो 2 होती है। उसी प्रकार सल्फेट में भी होती है 2। तो दोनों का क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो Mg2SO4 2 बनेगा। फिर 2 को तो कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार से कैल्शियम फॉस्फेट, उसका हम फार्मूला देखते हैं CaPO4। ठीक है, तो कैल्शियम में कितना चार्ज होता है या कितनी संयोजकता होती है, +2। उसी प्रकार से फॉस्फेट में कितनी होती है, -3। तो दोनों का तिर्यक गुणा कर देंगे तो कैसा बन जाएगा हमारा फार्मूला, Ca3 और PO4 ब्रैकेट बन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम फॉस्फेट। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला या इसका प्रतीक सूत्र होता है कैल्शियम OH। ठीक है, तो कैल्शियम में संयोजकता कितनी होती है, +2 होती है, और हाइड्रोक्साइड में कितनी होती है, 1 होती है। तो दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, Ca बन जाएगा, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। ठीक है, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, OH2। उसके बाद है हमारा चौथा अमोनियम सल्फेट। इसका फार्मूला होता है NH4SO4। तो NH4 में कितना प्लस चार्ज होता है, 1, और SO4 में -2, ऋणायन चार्ज होता है 2। तो दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे तो NH4 ये आपका क्या होता है, अमोनियम सल्फेट होता है। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। वही है सेम फार्मूला कैसे बनाते हैं, तो यौगिक के नाम है अमोनियम नाइट्रेट। तो उपस्थित मूलक धनात्मक हैं, तो अमोनियम का फार्मूला कितना होता है, NH4+ होता है। उसके तो उपस्थित मूलक ऋणात्मक, नाइट्रेट NO3-। तो आवेशों की संख्या कितनी है, धनात्मक में 1 है, और आवेशों की संख्या ऋणात्मक में कितनी है, 1 है। आप सभी देख रहे हैं, अमोनियम में भी 1 प्लस चार्ज है और नाइट्रेट में भी 1 प्लस चार्ज है। इसमें धनावेश की संख्या 1 है और ऋणावेश की एक संख्या 1 है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट। ओके, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम में देखिए
सोडियम कार्बोनेट में आप देख सकते हैं सोडियम धनायन में एक ही चार्ज है और ऋण आयन में 2 चार्ज है। ठीक है, तो क्या होगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो Na2CO3 बन जाएगा, मतलब ये आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम में कितना चार्ज है, प्लस एक ही चार्ज है, हाइड्रोक्साइड में भी एक ही ऋण आयन है, तो दोनों का तिर्यक गुणा अगर करेंगे तो दोनों का फार्मूला कैसे बनेगा, NH4OH बनेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का कितना आवेश है, एक एक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार से है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम में कितना धनावेश है, 2, और कार्बोनेट में भी कितना है, 2। ठीक है, तो दो दो करेंगे तो दोनों कट ही जाएगा एक बार में, तो MgCO3 मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा। उसके बाद है आयरन फास्फोट, इसमें कितना चार्ज है, 2 धन आवेश है और 3 फास्फेट है, मतलब ऋण आयन है, तो इसका फार्मूला कैसा हो जाएगा, Fe3PO4 ब्रैकेट बन 2, आयरन फास्फेट का सूत्र है। ठीक है, तो ये रहा आज की आप लोग की क्लास। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए भी, और इसी तरह से आप देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिए। मैं आगे की पार्ट भी कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि ये आप सभी तक पहुँचें, जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुँचें, मैं चाहती हूँ। तो आप सभी